नमस्कार, पॉडकास्ट विद शरद। इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज जो हमारे साथ ख़ास मेहमान हैं वो इसलिए ख़ास हैं, वैसे आपको लगता होगा कि ये रवायत है कि जो भी मेहमान हम लेकर आते हैं वो ख़ास ही कहते हैं उसको, लेकिन ये ख़ास इसलिए हैं कि ये खालिस तौर पर राहुल गांधी साहब जो हैं, कांग्रेस के सीनियर लीडर और जो कहना चाहिए इंजन पार्टी की ताकत और उसके लिए इंजन का काम करते हैं, उस एरा से राजनीति में ये आते हैं। आते भी बड़े दिलचस्प तरीके से हैं, क्योंकि राहुल गांधी साहब का मिजाज ये है कि राजनीति को बेहतर करने के लिए जो उनकी सोच है, जिस पर सवाल भी उठते हैं, प्रशंसा भी होती है, दोनों चीज़ें होती हैं, कि राजनीति में वो चेहरे आएँ जो पढ़े लिखे हों, जो अपना एक व्यक्तित्व रखते हों, अपनी पर्सनैलिटी हो उनकी, और वो पदों की राजनीति की होड़ से कहीं ना कहीं बाहर करें अपने को, जो कांग्रेस की कभी लिगेसी होती थी, परंपरा होती थी। तो जो ख़ास मेहमान हम लेकर आए, नाम तो मैं आपको बताऊंगा ही, वो इसी परंपरा से हैं। 2008 में वो तब कांग्रेस से एक इस रूप में जुड़ते हैं, बतौर प्रशिक्षक जुड़ते हैं, क्योंकि बाकायदे एडवर्टीजमेंट्स निकलते हैं कि कांग्रेस के प्रशिक्षण को, जो कांग्रेस के युवा नेता हैं उनके प्रशिक्षण के लिए हमें प्रशिक्षक चाहिए। तो ये प्रशिक्षक का दायित्व तो निभाते हैं। और इंदौर में जहाँ से ये आते हैं, लाल बाग का जो क्षेत्र है, लाल बाग पैलेस का जो एरिया है, उस एरिया में इनकी जड़ें बड़ी गहरी हैं। परंपरा से काफ़ी इनके परिवार के लोग वहाँ आ जाते हैं। और ये भी बड़ी दिलचस्प बात मैं आपको बताऊं कि इनके काम करने की शैली कुछ कुछ संघनिष्ठ शैली। और मैं भी जब उनसे मिला तो मुझे भी ये लगा कि इनसे अब तक मुलाकात तो हुई नहीं, ये फ़ोटो खिंचाने वाला शख्स तो है नहीं, ये हाथ मिलाकर चमकती आंखों से कहने वाला भाई साहब मिलते हैं, हमें भी मौका दीजिए, इस तरह का किरदार भी नहीं है। तो ये किस तरह के किरदार है? ये किरदार है, अब इनका नाम सुन लीजिए, ये हैं डॉक्टर संजय कामले, जो इस समय जनरल सेक्रेटरी, ऑर्गेनाइजेशनल इंचार्ज मध्य प्रदेश की भूमिका निभा रहे हैं। आपने भी शायद, मैं मुझे लगता है इंदौर के बाहर इनके बारे में बहुत सुना नहीं होगा, तो इस मामले में मुझे लगता है कि ये संघ जैसी एक दृष्टि मुझे नज़र आती है। डॉक्टर संजय, आपका बहुत स्वागत करता हूँ। संजय ही कहूँगा मैं आपको, संजय जी कहूँगा बल्कि। संजय जी, थोड़ा सा अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में हमें ज़रूर बताइए। आमतौर पे हम सब लोग एक बहुत साधारण निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों से निकले हैं, और आपसे कुछ देर पहले जब हम बात कर रहे थे तो आप भी कुछ यही बात कह रहे थे कि बहुत, लेकिन परिवार में पुरोहिती, और वो भी देवी अहिल्याबाई होलकर, ये जुड़ाव तो कैसे आपकी स्मृतियों में कौंधता है अपना बचपन और परिवार? संक्षेप में थोड़ा सा बताइए जरा हमको। बिल्कुल कौनता है और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। और बल्कि मुझे ये लगता है कि जहाँ आज मैं जिस स्थान पर हूँ, हम्म। वो स्थान जो जहाँ हमारा जन्म हुआ, जहाँ पे हम लोग बड़े हुए, जहाँ पे हमने पढ़ाई की, हम्म। जो केशरबाग शिव मंदिर है, हम्म। माँ अहिल्या के द्वारा बनाया हुआ, जी। होलकर स्टेट के द्वारा बनाया हुआ, और जिसके पुजारी मराठी समाज के प्रसिद्ध संत नाना महाराज तराणेकर साहब जैसे संत रहे, हम्म। जिन्होंने हमें वहाँ पर स्थान दिया, हम्म। पुरोहिती दी। और उनकी परंपरा में आगे आकर हमारा परिवार आज भी वहाँ पर पूजन पाठ कर रहा है, उस मंदिर की सेवा कर रहा है। हम्म। तो निश्चित रूप से आप मान के चलिए कि हम लोगों के लिए तो वो उस दौर में, जिस समय में हमारे माता पिता हम्म। वहाँ पर रह रहे थे, वो एक वरदान था, एक चमत्कार था कि जिस परिवार की जड़ें देवास रियासत से कट गई थी हम्म। और वो इंदौर की ओर आके रुका था, उसे जहाँ कोई सहारा नहीं मिल रहा था, वहाँ पर एक चमत्कार ही था कि नाना महाराज तरानेकर की जो कृपा हम्म। हुई, हम्म। और उसके बाद में हम लोग वहाँ पर रहने लगे कब के? थे। अर्ली 60s की बात है ये? ये 60s 70s के समय की बात है। जी। और उस समय में जब ये सब घना जंगल हुआ करता था, लोगों का आवागमन भी नहीं होता था, कानवाई लगाकर लोग आना जाना करते थे। हम्म। उस दौर में हम लोग वहाँ पर रहते थे। चूंकि मराठी ब्राह्मण परिवार है, बहुत स्वाभिमान के साथ में मराठियों के बारे में कहा जाता है कि मराठी महाहटी। तो वो हट भी उनमें रहता है। यदि हाँ। किसी चीज को ठान लिया तो हम्म। फिर वो काम करके छोड़ते हैं, और उसको करते रहे लगातार। और धीरे धीरे बहुत साधारण स्कूलों में पढ़ाई हुई, हम्म। सरकारी स्कूलों में पढ़ाई हुई, क्योंकि परिवार के पास फीस भरने के पैसे नहीं होते थे। तो इन सब चीज़ों से, चूंकि जो भी व्यक्ति रहता है
उसके जीवन के 2-3 दौर होते हैं। यदि वो बचपन में बहुत सुख भोगता है तो हो सकता है उसको जीवन के उत्तरार्ध में थोड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और जो लोग पहले दुख भोग लेते हैं आगे आकर वो लोग जो है अच्छा जीवन यापन करते हैं, ऐसा मुझे लगता है। वो मंदिर भगवान शिव का है, क्योंकि अहिल्या वो देवी मंदिर जी। बहुत एक जी। अलग तरीके का मंदिर है, क्योंकि पूरे देश में पार्वती मंदिर कहीं पर भी नहीं ओ है। हो। और पार्वती जी के हाथ में गोदी में गणेश जी हैं, जो उनकी माता पार्वती जी उन्हें दूध पिला रही हैं, और उसके साथ उनके हाथ में कलश है जिससे जलधारा शिव जी पर गिरती है। तो मूल रूप से वो पार्वती मंदिर है, और पार्वती मंदिर बहुत दुर्लभ और बड़ी मूर्ति, सेंट्रल में जो मूर्ति है वो माँ पार्वती की है। तो बहुत चमत्कारिक शिव परिवार पूरा वहाँ पूरा पर वहाँ हम पर लोगों है। को देखने को मिलता है। ये आपने अपने बचपन की जो बात हमें बताई, लेकिन एक मराठी भाषी परिवार और ये इंदौरियत थी कि इन सब के बीच में संजय जी का जो व्यक्तित्व था वो पढ़ाई लिखाई की तरफ भी रहा, क्योंकि ये वो समय भी था जब 90 के दशक के आसपास जब आप स्कूल्स में रहे होंगे, जी तो धर्मयुग, दिनमान या इंडिया टुडे या इस तरह की जो पॉलिटिकल अवेयरनेस की मैगजीन्स हैं, या फिर लिटरेचर उस समय तक तो था, आज की पीढ़ी ज़रूर किंडल में या इंस्टाग्राम में डूबी हुई है, लेकिन तब की पीढ़ी हमारी, मैं आपसे सीनियर हूँ कुछ, लेकिन आपकी हमारी पीढ़ी तो किताबें किताबें और सिर्फ किताबें, तो इन्होंने आपके व्यक्तित्व पर खूब असर डाला। बहुत असर डाला। बल्कि मैं इस बात के लिए निसंकोच शुक्रिया अदा करूंगा नई दुनिया जैसे पेपर का। जब नई दुनिया आता था, नई दुनिया ने लाखों लोगों को हिंदी सिखाई है, और बहुत अच्छी मैं हिंदी भी सिखाई है। बेशक, मैं भी उसमें शामिल और हूँ। जी। मैं जब KG 2 में था उस समय में मेरे नई दुनिया पेपर जितना बड़ा होता था उतना मेरी आंख नहीं पहुंच पाती थी, तो मैं ऐसा आधा लेट कर उसको पढ़ लेता था। तब से पढ़ना जी। मुझे आ गया था अच्छा। हाँ। और उसके बाद में पढ़ने का शौक ऐसा रहा। इंडिया टुडे और नई दुनिया दो चीजें ऐसी थी जो उस दौर में हर व्यक्ति की जिज्ञासा को शांत कर देती थी। लेकिन मैं तो ग्रह शोभा से लगाकर सिगमंड फ्रायड तक जो भी मुझे मिल गया। उपलब्ध होता हाँ। मैं उसको पूरी तन्मयता के साथ ये पढ़ता। और मैगजीन आज पढ़ते भी कहाँ थे आप? कम्युनिटी लाइब्रेरीज में जो होती थी? लाइब्रेरी में पढ़ते थे। हाँ। थोड़े पैसे बचाकर मुझे जो किताब खरीदने को मिल जाती थी, उस समय किराए से भी बुक्स मिलती थी, हाँ। हाँ। तो हम किराए से 25 पैसे 50 पैसे 1 रुपए में हाँ। हाँ। प्रतिदिन के हिसाब से आती थी। तो जल्दी जल्दी उसको पढ़ने की आदत इसलिए लगी क्योंकि अगले दिन का किराया शुरू हो जाएगा तो इसको जल्दी से हम लोग पढ़ के खत्म कर जी। दें। तो 1 घंटे में 40-50 पेज पढ़ने की। और आज भी ऐसा है कि जब कोई चीज सामने आती है तो उसका ऊपर नीचे बीच का हिस्सा पढ़ने के बाद उस पेज का कुछ छूटता नहीं है। इतनी तेज स्पीड से पढ़ने की आदत मुझे उसी समय में आई कि हम अगले दिन का किराया नहीं भर सकते, तो इसको एक दिन में ही हमें समाप्त करना है। अब इसे दोनों। यहाँ से मैं आता हूँ आपके व्यक्तित्व के निर्माण की बात की तरफ आता हूँ। कब आपको ये एहसास हुआ स्कूल में कि आपके भीतर एक ऑर्गेनाइजेशनल स्किल है, आप नेतृत्व तो कर सकते हैं? क्या बच्चों के बीच में कोई मूवमेंट खड़ा किया था स्कूल में, या कहाँ से? हालांकि इंदौर में ये कम्युनिटी स्पिरिट मैंने हमेशा पाई है, मैंने वहाँ कुछ दिन नौकरी भी की है, बिल्कुल। तो मैंने देखा है कि इंदौरी एकजुट बहुत जल्दी होते हैं किसी भी कॉज को लेकर। Yes. आपको कब ये समझ में आई, ये इंस्टिंक्ट की संजय के भीतर ये भाव है कि वो इस चीज़ को लेकर, किसी भी मुद्दे को लेकर आगे बढ़ सकता है? 2-3 बातें थी उसमें। पहले तो ये था कि हम जब 1ली से 5वीं कक्षा तक पढ़ते थे तो हम एक जैन समाज का ट्रस्ट का स्कूल था उसमें पढ़ते थे। 8वीं कक्षा में जब मैं था तब मुझे छात्र संघ का अध्यक्ष बना, और उसके बाद फिर मैं लगातार जिस भी स्कूल में रहा, मैं कक्षा 12वीं में भी रहा तो मैं छात्र संघ का अध्यक्ष था। और मैंने वहाँ पर भी काफ़ी सारी मैं बिल्कुल भी उस समय डरता नहीं था। और स्कूल में जिसमें था वहाँ से मेरी कहानी शुरू होती है कि उस समय में कांग्रेस की सरकार बनी थी और दिग्विजय सिंह साहब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे 93। 93 में, जी। जब मैं उस समय स्कूल में था। और वो स्कूल के जो संचालक थे वो कांग्रेस से जुड़े हुए थे, और उनके यहाँ पर लगातार इनका आना जाना कुछ कुछ कार्यक्रमों से होता था। तो मैं उन लोगों को जब देखता था, कई मंत्री आते थे स्कूल के एनुअल फंक्शन के कार्यक्रम में, तो उनके हम्बलनेस से मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे ऐसा लगा कि ये लोग जितने बड़े हैं उतने विनम्र हैं। तो उस बच्चे के मन पे जो भी प्रभाव पड़ा, लेकिन मेरी शुरुआत वहाँ से हुई। इस वजह से मैं धीरे धीरे जब भी मैं वोट डालने गया तब निश्चित रूप से उसका झुकाव उसी ओर हुआ। राजनीति में तो बहुत बाद में आया, वैचारिक रूप से मैं उसमें साथ में था। के विचार से और कांग्रेस के वैचारिक दर्शन को आपने काफ़ी नज़दीक पाया, बल्कि बिल्कुल। ऐसा लगा कि कोई अंतर नहीं है,
जो आप बिल्कुल सोचते हैं वही कांग्रेस का वही ये विचार भी देश वही सोचता बात है, कहता है। यही वो देश सोचता है। हाँ। तो यही प्रेरणा बनी। और बाद में मुझे फिर जब भी राजनीति में आने का अवसर मिला तो मैंने अपनी शुरुआत निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी से की, और आज तक मैं बिल्कुल कांग्रेस के साथ में जुड़ा हुआ हूँ। जो हमने सुना जिस क्षेत्र में आप रहे, जो राऊ विधानसभा क्षेत्र में जी आता है, आपने काफ़ी 7-8 किलोमीटर लंबी पट्टी को पूरा वनाच्छादित कर दिया है, हरितिमा की चूनर उड़ा दी है। अब टीम वहाँ पूरे लोगों के साथ मिलके, जन सहयोग भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण रहा होगा। बिल्कुल। फिर एक ब्रिज की कहानी हमने सुनी है कि उस ब्रिज के लिए काफ़ी लड़ाई लड़ी गई, जब सफलता नहीं मिली तो आप पीआईएल लेकर हाई कोर्ट गए। तो ये दोनों काम कैसे साधे आपने, और क्या कारण रहा? क्या इसमें भी इंदौर के लोगों का जो एक भाव रहता है कि वो ये देखते हैं काम अच्छा कौन कर रहा है? बिल्कुल, इंदौर की तो ये विशेषता है कि कौन बहुत अच्छा काम कर रहा है, कौन बहुत अच्छा खाना बना रहा है, उसके यहाँ पर वो पहुँच जाते हैं। पहले हमने गुज़ारिश की नगर निगम से, उन्होंने छोटे-छोटे पौधे लाए, उन्हें गाय रहती थी, तब इंदौर स्वच्छ नहीं था, तो सब 1 साल पूरा इसमें खराब हुआ। फिर हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम ही लोग मिल के लगाएँ। तो हम लोगों ने जब मिल के लगाना शुरू किए, तो हमने देखा कि गाय उनको तोड़ सकती हैं, पशु नुकसान पहुँचा देती है, तो हमने बड़े पौधे खरीदने की, जो महँगे थे, हमने छोटे पौधों की बजाय बड़े पौधे लगाए जो 7 फुट 8 फुट के आसपास थे, और लगातार हम लोग लगाते रहे 3 से 4 साल तक। उसके बाद में जो टूट जाता अगली बार उनको हम लोग फिर से लगा देते। कोई कहता कि ये पेड़ यहाँ मत लगाओ, बड़ा हो आर्थिक जाएगा। मदद और ये सब खुद ही मैनेज हम करते सब थे? लोगों ने मिलकर, लेकिन उन पौधों को हमने, और करीब 75 प्रजाति के 1000 वृक्ष वहाँ पर है। तो ये बहुत खूबसूरत ये है बहुत गुलमोहर। खूबसूरत तरीके से जी। हमने जो है प्लांटेशन किया, बायोडाइवर्सिटी का बहुत ध्यान रखा। और वो तीन ब्रिज की क्या कहानी है? ब्रिज की कहानी ऐसी है कि हम लोग जब सड़क बन गई, उसके बाद में हम रेलवे क्रॉसिंग पर रुकने लगे। रेलवे क्रॉसिंग एक था, इंदौर दोनों ओर से रुका हुआ था, दोनों क्षेत्र का विकास रुका था। 8 साल से ब्रिज नहीं बन रहा था, तब 40% बन के रुका हुआ था। तो हमने तरह तरीके की जुगत लगाई, पहले प्रार्थना पत्र दिए, उन लोगों को जाके मिले, उनसे पूछा कि आप ब्रिज बना दीजिए, उसका कोई असर नहीं हुआ। फिर हमने छोटे छोटे आंदोलन शुरू किए, उसका असर नहीं हुआ। तो फिर हमने अच्छे यूनिक कॉन्सेप्ट वाले आंदोलन किए। जितने युवा साथी थे हमारे, और वहाँ पर हनुमान चालीसा सुना के बोला उनको कि हनुमान जी जैसे आपने पुल बनवाया वैसे इन लोगों को भी सद्बुद्धि दो, ये पुल भी इनसे बनवा दो। कछुआ रख कर उस पर मोमबत्ती लगाकर हमने उसको चलाया। ऐसे बहुत आंदोलन किए हमने, पर उनके कानों पर फिर भी जू नहीं रहेंगी, और वो ब्रिज आखिरकार नहीं बन पाया। तो फिर मैंने उसमें एक पीआईएल दाखिल किया हाई कोर्ट में, इंदौर हाई कोर्ट में। पीआईएल में हाई कोर्ट ने सुनवाई की, सारे तथ्य रखे गए, 1 से 1.5 वर्ष तक सुनवाई हुई उसमें। और फिर जब उसका फैसला आया तो वो अद्भुत फैसला था। 2015 में जब ये ब्रिज बना, उस समय में इंदौर में एक तरीके का उत्सव का माहौल था, और सारे अखबारों के फ्रंट पेज लगभग आधे आधे इस बात से भरे हुए थे। और हमने उस ब्रिज को बनाने के बाद में भी उनकी हठधर्मी समाप्त नहीं हुई। उन लोगों ने कहा कि अभी तो हमारे मंत्री जी आने वाले हैं, वो उद्घाटन करेंगे। तो अखबारों ने लिखा, मीडिया ने लिखा, और लोगों ने आवाज उठाई कि ये तो शर्म का विषय है आप लोगों के लिए, इसका लोकार्पण करने की आप सोच भी कैसे सकते हैं। तो हम सारे लोग गए, और उनकी जितनी बाधाएं थी वो सब हटाई, और हमने उसके ऊपर ट्रैफिक शुरू कर दिया। और उन्होंने कहा आपके ऊपर केस करेंगे, पर वो कोई केस दर्ज करने की हिम्मत नहीं हो पाई, और बड़ा उत्सव का माहौल बना। बिना लोकार्पण आप ही लोगों के और जरिए हो गया, आम लोकार्पण आदमी जो की है, व्यक्ति। जनता आई, हाँ। और जनता ने जो है उस पुल का उद्घाटन कर दिया। कभी आपके परिवार में या आपके रिलेशंस में कभी ये बात हुई कि ठीक है, एक एरा थी 2000 तक कांग्रेस की मध्य प्रदेश में, लेकिन उसके बाद से जो समय शुरू हुआ है वो संघर्ष काल है, कभी कोई दुविधा आपके मन में ना रही हो, परिवार में किसी के मन में रही हो कि बंजर जमीन पर हरी घास उगाने की कोशिश? निश्चित, मैं आपने पूछा है स्पष्ट, तो मैं बिल्कुल स्पष्ट कहता हूँ कि थी, जी। है। जी। क्योंकि संघ का निर्माण मराठी भाषी लोगों ने किया है, जी। ब्राह्मणों ने किया है, जी। उसको चलाया मराठी भाषी ब्राह्मणों ने, और आज भी लगभग उसके जो सरसंघ चालक रहते हैं वो लोग। तो कहीं ना कहीं, और इंदौर में रहते हुए बहुत मुश्किल बात थी। हमारे परिवार में, कोर परिवार में तो किसी ने विरोध नहीं किया, क्योंकि वो मुझे जानते थे अच्छे से, और उन्हें पता था कि ये इसने यदि ठाना है तो ये इस काम को करेगा बिल्कुल ईमानदारी से। लेकिन आसपास में, रिश्तेदारी में, समाज के लोगों ने काफ़ी उसमें क्रिटिसाइज़ किया, हंसी भी उड़ाई
कि कांग्रेस में क्या रखा हुआ है भाई, या कौन सी पार्टी में जा रहे हो, आपको कम से कम पार्टी का चयन तो ठीक तो से ये करना दुविधा आना आपके मन चाहिए। में नहीं थी, ये आपके निकट के लोगों के मन में थी। बिल्कुल निकट के मन के लोगों में थी, हाँ। निकट के मन के कई लोगों में आज भी है। मैं इस पद पर आने के बावजूद भी अभी भी है, अभी भी वो ये कहते हैं कि तुम गलत पार्टी में हो। मेरे व्यक्तित्व के कारण और मेरी अपनी सोच के कारण मुझे हालांकि इस बात का दुख भी होता है कि हमें, मेरे घर में बीजेपी का कोई उम्मीदवार वोट मांगने भी नहीं आता है, कि उनको पता है कि इनके यहाँ पर वोट मांगने जाने से कोई फायदा नहीं है। तो मैं कई बार कहता हूँ कि आप कम से कम औपचारिकता के लिए तो आ जाइए, लेकिन वो उन्हें पता है कि ये विचारधारा के प्रति बहुत दृढ़ है, इनके इनसे वोट मतलब ये मांगने से कोई चीज़ फायदा बीजेपी नहीं है। वालों को बहुत स्पष्ट है, ये बात बीजेपी लेकिन वालों को आपके बहुत इष्ट है। निकट के लोगों को कंफ्यूजन निकट है। के लोगों को हाँ। ऐसा लगता है कि हम हाँ। हमें वहां होना चाहिए ताकि वो और लोगों को बता सकें कि देखिए ये हमारे व्यक्ति यहाँ जी, पर है। अब इसी से जुड़ा जो एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल मेरे जहन में आता है, तो ये कांग्रेस ने काम करना क्यों छोड़ दिया? कई बार तो मुट्ठियां भिजती होंगी आपकी, गुस्सा आता होगा कि भैया मेहनत करो। राहुल गांधी भी करते हैं, जान लगाए हुए घूमते हैं। इसके पहले जवाहरलाल नेहरू जी ने ये किया, लाल बहादुर जी ने किया, इंदिरा जी ने किया। 90 के बाद राजनीति में जरूर कुछ मिक्सअप हुआ, लेकिन आप लोग तो घर ही बैठ गए। उसका स्वागत होना चाहिए उस बात का जो कि बिल्कुल दो टुक सच्चाई होती है, तो ये बिल्कुल दो टुक सच्चाई तो मैं है। आपको भी अप्रिशिएट करूंगा कि आप इन और सवालों को सीधे ले रहे हैं। जी। और ये बिल्कुल सोचने की बात है, क्योंकि मैंने जिस विधानसभा से अपने राजनीति का सफ़र शुरू किया था, राऊ विधानसभा से, और मेरा जो बूथ था उसके पहले हम कभी 20-25 सालों पहले कभी हम लोग जीते होंगे, किसी को याद नहीं था। और जब मैंने एक बूथ एजेंट के रूप में अपना राजनीति का सफ़र शुरू किया, तभी से हमने देखा कि वो विधानसभा इस तरीके की थी जिसमें बहुत मेहनत की आवश्यकता थी। निश्चित रूप से जो पहला चुनाव हार चुके जीतू पटवारी जी ने उस विधानसभा का घर घर नापा। उन्होंने हर वो काम किया जो उस समय में कांग्रेस को जिंदा करने के लिए उस विधानसभा में जरूरी था। संजय जी, ये भी एक चीज़ कही जाती है कि आपके बयान कई बार आपके लिए बड़े भारी पड़ते हैं। ये क्या कांग्रेस का वो खुलापन है जिसकी आपको आदत है कि आप अपने पार्टी के नेता को भी, यानी एआईसीसी के बाहर भी हमने सुना है कि राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी हो जाती है। ये खुलापन आपकी मुसीबत बनता है कि आपकी पार्टी के नेता कई बार ऐसी बात कह देते हैं कि जो सनातन के मूल्यों पर चोट करती हुई दिखती है, या कई बार ऐसा लगता है कि राष्ट्रहित के विरुद्ध है। अभी भारत पाकिस्तान के इशू पर जिस तरह के बयानात सामने आ रहे हैं, वो ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस कहाँ खड़ी है देश के साथ। ये ऐसी बातें जो लगातार होती आ रही है, और इसका मूल कारण यह है कि समन्वय होना चाहिए केंद्रीय नेतृत्व का राज्यों से, और राज्यों का जिलों से, और जिलों का अपने ब्लॉक से लेकर लगाकर बूथ लेवल तक का। उस समन्वय की कड़ी बहुत सारी अलग अलग खंड खंड में टूट चुकी है। चाहिए किस मुद्दे पर किसने क्या किया उसके अध्ययन का घोर अभाव है। हमारे लोगों को जब ये बताया जाता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के और गांधी जी के मतभेद थे, तो दुर्भाग्यपूर्ण रूप से वो लोग उस बात को मान लेते हैं बिना इतिहास पढ़े हुए, क्योंकि वो अध्ययन नहीं कर रहे हैं। उन्होंने पार्टी का इतिहास ही नहीं पढ़ा, उन्होंने देश का इतिहास नहीं पढ़ा। तो ये जो बयान है, ये सब बयानों को जो है सतही तौर पे हम देखें तो हम कह सकते हैं कि देखिए ये लोग ऐसे बयान दे रहे हैं, लेकिन इसके मूल में उसकी जो जड़ है, वो जड़ अध्ययन नहीं करना है, उस जानकारी नहीं होना है। और हमारे पार्टी का जो इंफॉर्मेशन का सिस्टम था, वो सिस्टम पूरी तरीके से वीक हो गया। इसके कारण इस तरीके के बयान आते रहते हैं। लेकिन ये बात निश्चित है कि अभी जो पहलगाम हमला हुआ और उसके बाद में कांग्रेस पार्टी ने जो स्टैंड लिया है, उसकी पूरे देश में प्रशंसा हो रही है। सारे लोग ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने इस बार बहुत परिपक्वता का परिचय दिया है और सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से इस बार पार्टी ने मैनेज की है। तो मुझे निश्चित रूप से ये है कि हम लोग धीरे धीरे करके उस चीज़ों के ऊपर लौट रहे हैं, क्योंकि संसाधनों का भी अभाव है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से ये नहीं हो पाया, लेकिन वो चीज़ें चल रही हैं। अब आने जी, वाला समय अच्छा होगा। इसके लिए शुभकामनाएं आपको। बिल्कुल अच्छा होना चाहिए, क्योंकि देश में डेमोक्रेसी के लिए, लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्ष और मजबूत सत्ता पक्ष, दोनों का, ये एक सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों की मजबूती बहुत ज़रूरी है। सलमान खुर्शीद साहब का एक बयान मुझे 15-20 साल पहले का याद आता है। उन्होंने एक अंग्रेज़ी अखबार में इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा, इट सीम्स दैट मिस्टर राहुल गांधी इज़ अ बिट रिलक्टेंट लीडर। एक अनिच्छुक राजनेता हैं ऐसा लगता है। ये बात अभी भी गाहे बगाहे उठती है कि वो जयपुर में एआईसीसी के कन्वेंशन में कहते हैं कि सत्ता जहर है। रात में माँ मेरे कमरे में आई और उन्होंने कहा कि
सत्ता एक जहर है। उस समय यूपीए थी। फिर वो ये भी कहते हैं कि मैं उन गार्ड्स के साथ बैडमिंटन खेलता था जो मेरी दादी की रक्षा के लिए तैनात थे, लेकिन उन्हीं ने मेरी दादी को गोलियां मारी, एंड दैट डे, उस दिन से मेरी ज़िंदगी से संतुलन चला गया। राहुल जी, ऐसा लगता है कि एक बहुत ट्रोमा भी है उनके भीतर, एक बहुत बहुत तकलीफ भी लेकर वो चल रहे हैं उन सारी चीज़। एक संतुलन बनाने में कई बार ऐसा भी लगता है कि चुनौती होती है, और पार्टी में शायद उनका कद ऐसा है या नेहरू गांधी परिवार का सम्मान ऐसा है कि कोई उनकी बात को जस्टिफाइड तरीके से सामने रखना, बिल्कुल उसको डर लगता है। इज इट ट्रू सर? एक बहुत छोटे बच्चे के मन मस्तिष्क पे जो वातावरण उसके आसपास में होता है वो बातें बैठती हैं और वो जीवन भर उनमें ये सारे साइकोलॉजी की सारी बुक्स में लिखा हुआ है कि आपका जो बचपन है वो आपको जीवन काल तक प्रभावित करता है। तो उनके परिवार में इतने बड़े पदों पर रहते हुए दो दो व्यक्तियों की हत्या हुई जिनके साथ वो खेलते थे बड़े हुए, बहुत लंबे समय तक उनके आसपास पूरी सुरक्षा रही जी। वो उससे निकलने में बाहर आने में सारी चीज़ों में समय लगा। और उसके बाद में फिर जब सरकार आ गई 2 बार, तब बहुत सारे लोग ऐसे आए जो उनके साथी थे, सखा थे, वो लोग मंत्री बने, वो लोग उनके साथ में चुनावों में भाग लेते रहे, और जब सरकार चली गई तो वो लोग चिटक कर दूर हो गए। इन सारी परिस्थितियों में इस पूरे समय में राहुल जी का जो व्यक्तित्व था वो उतना निखरा हुआ नहीं था, और फिर बीजेपी ने कोई कमी नहीं छोड़ी के ऊपर तमाम तरीके के आरोप लगाने में। इन सब बातों से विचलित हुए बिना उन्होंने जब भारत जोड़ो यात्रा की है, उसके पहले के राहुल जी और उसके बाद के राहुल जी में दोनों में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। धीरे धीरे अब हमारी जो बात है, जब वो कहते हैं कि मुझे किसी व्यक्ति की कांग्रेस नहीं चाहिए, मुझे कांग्रेसियों की कांग्रेस चाहिए, तो इस विचार से कांग्रेस वाले सहमत होते हैं। और वही कांग्रेस वाले जो पहले ये कहते थे कि गांधी परिवार है, तो उनके प्रोपोगंडा में आ जाते थे बीजेपी के और कहते थे कि हाँ हाँ यही लोग हैं कांग्रेस में, इसलिए हम लोग पार्टी हमारी खड़ी नहीं हो पा रही, अब वो राहुल जी से सहमत है। और निश्चित रूप से आने वाला जो समय है उसमें वो एक बहुत अच्छी और नई कांग्रेस जो खड़ी करना चाहते हैं उसमें वो जी। सफल होंगे, मुझे ऐसा लगता है। मैं कुछ जल्दी कुछ सवालों के साथ, क्योंकि वक्त की मर्यादा है, तो मैं बहुत प्रिसाइज आपसे उत्तर की अपेक्षा करूंगा उसमें, बिल्कुल। कि वन लाइनर जैसा समझ लीजिए इसको, एक लाइन में। जीतू पटवारी जी के बारे में कहा जाता है कि वो भी जो सोच लेते हैं उस पर अड़े रहते हैं, अडिग रहते हैं, और बीजेपी का ये एलिगेशन रहता है कि सपोर्ट सिस्टम नहीं है उनके पास, अभी तक अपनी कार्यकारिणी नहीं बना पाए हैं वो, ठीक से कैसे आगे बढ़ेंगे। और जो बीजेपी है, बीजेपी का प्रचार भी बहुत मजबूत है, हमलावर शक्ति भी बहुत मजबूत है। जीतू पटवारी जी को वन लाइन में आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? वो बहुत कॉन्फिडेंट है, उनको उनका गोल पता है, और उसके साथ साथ में उस गोल को कैसे प्राप्त करना है उसका तरीका भी उन्हें पता है। आलोचना से कितने प्रभावित होते हैं? आलोचना का प्रभाव निश्चित रूप से सभी पर पड़ता है, थोड़ी देर के लिए कोई विचलित हो सकता है, लेकिन उससे वो उतनी जल्दी उभर भी जाते हैं। जी। ऐसा कहा जाता है कि राहुल गांधी जी से उनके बहुत ही अच्छे रिश्ते हैं। सभी देख रहे हैं। आपका जो सफ़र है ऑर्गेनाइजेशन से, लेकिन वन लाइनर में सुनना, कांग्रेस की संगठनात्मक कौन सी, मैं कमी नहीं बोलूँगा, मैं ये सुनना चाहूँगा आपसे एक लाइन में कि कांग्रेस की कौन सी ऐसी संगठनात्मक चीज़ है जो अब मिसिंग है और जिसको आपको लगता है कि इसको दुरुस्त किया जाना चाहिए? वोटर लिस्ट और बूथ मैनेजमेंट। क्या हम ये माने कि कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी की छाया से निकल गई है कांग्रेस? ऐसा मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ये एक युवा कांग्रेस है। ये युवा कांग्रेस अपना मुस्तकबिल गढ़ना चाहती है कमलनाथ जी के मार्गदर्शन में, दिग्विजय सिंह जी के मार्गदर्शन में। ये ठीक कह रहा हूँ? बिल्कुल। कोई भी परिवार अपने बुजुर्गों की सरपरस्ती, उनके आशीर्वाद, उनके साथ और उनके सम्मान के बिना पूर्ण नहीं होता, और कांग्रेस परिवार भी ऐसा ही है। बीजेपी की ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे टकराना आपको सबसे ज़्यादा मुश्किल लगता है, क्योंकि संगठन का परचम लेकर चल? कांग्रेस का और बीजेपी की तुलना नहीं हो सकती, वो एक बहुत अलग सेगमेंट में हम वो दोनों काम करते हैं, लेकिन उनका जो आक्रामक रवैया है विचारधारा और चीज़ों के प्रति, उसका मुकाबला हमको वैचारिक रूप से करना पड़ेगा, और वो विचारधारा के स्तर पर ही संभव है। आप ये मानते हैं कि वैचारिक आधार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, विशेषकर युवा कार्यकर्ताओं को जो टीवी की डिबेट्स में जाते हैं, जो सार्वजनिक मंचों पर होते हैं, उन्हें अपने वैचारिक आधार को मजबूत करना होगा? उनके पास तर्क नहीं, जैसा आपने कहा कई बार वो चुप हो जाते हैं।
बिल्कुल, अध्ययन का जो अभाव है उसे हम लोग दूर कर रहे हैं। बहुत जल्दी पीसीसी में हम एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी बनाने जा रहे हैं, जिसमें हमारे सारे लोग जो बोलने आएंगे आपके सामने तर्कपूर्ण रूप से बात रखेंगे। और निश्चित रूप से कांग्रेस हिंदुत्व का, सनातन धर्म का सबसे बड़ा हिस्सा है, और जो लोग उसका वैचारिक अंश होने का दावा करते हैं वो उसके आसपास भी नहीं है कांग्रेस की विरासत के। आखिरी सवाल कर रहा हूँ, विदिशा को जो चुना पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर, ये निर्णय आला कमान का रहा, एक कलेक्टिव लीडरशिप का निर्णय था, या प्रदेश पीसीसी ने निर्णय लिया है? देखिए, इसकी छोटी सी बैकग्राउंड है कि हमारे अध्यक्ष जीतू पटवारी जी चाहते थे कि हम लोग ग्राम समितियां बनाएं, पंचायत कमेटियां बनाएं, हम लोग वार्ड कमेटियां बनाएं, नीचे से अपना स्ट्रक्चर बनाएं। पिछले 1 साल से उस पर बात चल रही थी। नए प्रभारी जब आए, दोनों की बातचीत हुई। दिल्ली में भी इसी तरीके की बातचीत चली। एक एजेंडा हमारी CWC की मीटिंग में तय हुआ कि हमें मैंडेट मिल गया उस चीज़ का, जो मैंडेट पहले नहीं था। पहले हम बात कर रहे थे। जब मैंडेट भी मिल गया, दोनों लोग राजी हो गए, उसके बाद में ये काम शुरू हो गया, और बहुत जल्दी आप इसके अच्छे परिणाम देखेंगे। एक ऐसे राजनेता से मुलाकात हुई जो जानता है कि कमज़ोरियां क्या हैं भीतर, मर्यादा के भीतर जितनी चुनौतियों का वो जिक्र कर सकता है वो करता है और दलेगम करता है। और यही कांग्रेस है जिसकी शायद कांग्रेस को ज़रूरत है कि आप चुभते हुए सवालों से बेचैन ना हो, इधर उधर झांकने की कोशिश ना करें और ना अनर्गल बोलने की कोशिश करें। माफ़ कीजिए, ये कोई समझाइश देने का अधिकारी मैं नहीं हूँ, लेकिन संजय जी से बात करके जो मैंने अनुभव किया कि आपको ये समझना पड़ेगा कि पहले मर्ज क्या है, नफ्स पर हाथ रखना पड़ेगा, फिर आपको डोज तय करना पड़ेगा कि क्या मेडिसिन इसके लिए ली जानी है, फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन ये जो युवा मेरे साथ हैं, इन्हें ये सारी चीज़ें ऐसा लगता है अच्छे से मालूम है। तो पॉडकास्ट विद शरद में इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।